सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। व्याकरण संसार की पुस्तक माला में आज हम पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश। अपठित किसे कहते हैं, आइए पहले समझे कि अपठित का अर्थ क्या होता है। अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया, उसे कहते हैं अपठित। गद्यांश का अर्थ होता है एक भाग, एक गद्य, एक अंश या एक पैराग्राफ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं इस गद्य को। आकाश से अनगिनत तारों में हमारी धरती की तरह ऐसे बहुत से ग्रह हैं जिनकी सभ्यता शायद हमसे अधिक विकसित है। किसी ग्रह में तो नन्हे मुन्ने बच्चे तक अंतरिक्ष की सैर किया करते हैं। उन्होंने ऐसा अंतरिक्ष सूट बना लिया है जिसमें छोटी किंतु बड़ी ही शक्तिशाली मशीनें लगी हुई हैं। नन्हे नन्हे ट्रांजिस्टरों जैसे रॉकेट लगे हुए हैं। बच्चे उसे पहनकर मशीनें चलाते हुए आकाश में लाखों मील की सैर बड़ी आसानी से कर लिया करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसकी आयु 8-9 साल से अधिक न थी, किंतु वह बड़ी तेज और साहसी थी। उसे स्कूल की अंतरिक्ष दौड़ में वह कई बार प्रथम आ चुकी थी और छुट्टियों में अक्सर वह इतनी दूर उड़ा करती थी जितनी दूर तक उस दुनिया में बड़े बड़े उड़ाकू भी नहीं गए होते थे। तो यहाँ पे इस गद्य की बात की गई है। गद्य जब आपको दिया जाता है, आपके सामने एक पैराग्राफ दिया जाता है, तो उसको बड़े ही ध्यान से 2 या 3 मिनट तक आप ध्यान से 2-3 बार उस गद्य को पढ़िए। चलो आइए गद्य की कुछ बातों को समझें। यहाँ किसी पुस्तक से एक अंश लिया गया है। यह अंश गद्य का है। गद्य से लिए गए अंश को गद्यांश कहते हैं। यह गद्यांश पहले कभी नहीं पढ़ा गया, अतः ये अपठित गद्यांश हुआ। गद्य का वह अंश जो पहले कभी न पढ़ा गया हो उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। पहले कभी नहीं पढ़ा। परिभाषा के आधार पर अपठित गद्यांश देकर उसके बाद कुछ प्रश्न उसी से संबंधित पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर उसी के अनुसार देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा पर ध्यान देना चाहिए। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्टता भरी होनी चाहिए। जैसे कि आपको फिर से यहाँ पे एक गद्य दिया है। देवदार वृक्ष का नाम संस्कृत के देवदारू शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है देवताओं का वृक्ष। अगर कोई देवदार के समीप कुछ काल तक रहे तो उसे यह मालूम हो जाएगा कि देवताओं को यह वृक्ष अन्य वृक्षों से अधिक प्रिय क्यों लगा। यह वृक्ष अकेला खड़ा हो या अपने अन्य साथियों जैसा चीड़, साइप्रस आदि के साथ, इसकी शान निराली होती है। इसमें शान, सौंदर्य और शक्ति तीनों ही है। इसकी शांतता का अंदाजा तो तब लगता है जब यह उतनी डालियों से लटकती बर्फ को एक जरा से झटके से इस तरह झाड़ देता है जैसे किसी ने कपड़े से धूल झाड़ ली हो। यह अपनी डालियों से हवाओं को रोक लेता और अपनी हरी मुलायम पत्तियों से एक उदासी भरी ध्वनि निकलता है। यह अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण देवताओं का प्रिय बन गया होगा। प्रश्नों के उत्तर को देखें हम तो देवदारू वृक्ष का नाम संस्कृत के किस शब्द से निकला हुआ है? देवदार। ठीक है, देवदार वृक्ष किसके अधिक प्रिय है? देवताओं को। तो जो आपको गद्य दिया है, जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर भी आपको उसी गद्य में से मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये रहा, एक कॉम्प्रिहेंशन जितने भी मार्क्स का होता है, जैसे 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो बड़ी आसानी से जब आप उस गद्य को पढ़ लोगे, बड़ी आसानी से आप उसके प्रश्नों को समझ लोगे और अच्छे से स्पष्टता पूर्वक जब आप उसके उत्तर लिखोगे
तो आपको सारे मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको गद्य को समझना अति आवश्यक है, साथ में उसके प्रश्नों को, और दोनों को समझने के बाद जब आप उसके उत्तर लिखते हो तो अधिक आवश्यकता है जब आप उत्तर लिख रहे हो उसकी स्पष्टता को। तो जब आप ये पूरा वर्क कर लेते हो तो उसके आधार पर आपको कभी कभी कहावतें पूछी जाती हैं, कभी मुहावरे, कभी यहाँ पे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, जैसे पेड़ तो वृक्ष, सूर तो देवता, हिम तो बर्फ, आवाज़ तो ध्वनि, छोटा तो बड़ा, ऐसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद, ये सारी चीज़ें आपको अपठित गद्यांश में पूछी जाती है। कहने का मतलब गद्य के आधार पर प्रश्न भी पूछे जाएंगे, गद्य के आधार पर आपको व्याकरण उसमें से निकाला जाएगा और वो भी आपको पूछा जाएगा। लेकिन बड़ा आसान होता है, कहने का मतलब अंदर से ही ढूंढना रहता है, उसी गद्य से ढूंढना ही रहता है उसके उत्तर। इसी के आधार पर आइए देखिए, अपठित गद्यांश के द्वारा छात्रों की पठन क्षमता, ग्रहण क्षमता और लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही खोजने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्य की भाषा में न देकर अपनी सरल भाषा में देने चाहिए। यदि शीर्षक पूछा जाए तो पूरे गद्य के आधार पर ही शीर्षक देना चाहिए। भाव और विचार को व्यक्त करने वाला शीर्षक छोटा होना चाहिए। तो जब आप पूरा गद्य लिखते हो, उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आधार पर ही उसके उत्तर देने चाहिए। उत्तर आपको जितना मांगा है, वन वर्ड बोला गया तो वन वर्ड में लिखना है, पूरा बोला गया तो पूरे वाक्यों के आधार पर आपको पूरा उत्तर लिखना रहता है। अभ्यास कार्य में भी कुछ ऐसे ही पैराग्राफ दिए हैं आपको, जिनको पढ़कर आपको उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, आपको भी अच्छे से इनके उत्तर ढूंढने हैं। साथ साथ में हम पद्यांश की बात कर लें, क्योंकि गद्य और पद्य में कोई फ़र्क नहीं रहता, एक थोड़ी सी सामान्य ही फर्कता देखने को मिलती है। अपठित है पद्यांश यानी पद्य भाग, कविता का भाग, उसे भी पद्यांश कहा जाता है। गद्य यानी एक गद्य से यानी एक कहानी के आधार पर से लिया गया एक भाग, और पद्य यानी कविता से लिया गया एक भाग। तो यहाँ पे आपको एक कविता के आधार पर एक पंक्ति दी है, देखो, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतन बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पकड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उठ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप के आधार पर एक कविता आपको दी गई है, चेतक उनके घोड़े की चर्चा की गई है। तो जो कविता दी गई है उसके आधार पर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फर्क इतना रहेगा, दोनों में समान बातें हैं सारी चीज़ें। गद्य में आपको आसानी इसलिए रहेगी कि गद्य के अंदर ही सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे दिए हैं वैसे लिख सकते हो। पद्य के अंदर आपको थोड़ा आपकी सरल भाषा का उपयोग करते हुए, आपको एक्स्ट्रा वर्ड डालते हुए आपको उसके उत्तर लिखने रहते हैं। क्योंकि कविताओं का आधार जैसे मानोगे तो कवि की कल्पनाओं के आधार पर कविताओं की रचना की जाती है ज़्यादातर। यहाँ एक कविता का कुछ अंश लिया गया है, अंश यानी एक भाग, जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया। आपकी कक्षा के अनुसार कविता को पद्य भी कहते हैं, कविता को पद्य भी कहा जाता है। पद्य का एक अंश ही पद्यांश कहलाता है। यह पद्यांश पहले कभी नहीं पढ़ा गया, अतः यह अपठित पद्यांश है। कविता की कुछ पंक्तियों को जो पहले कभी नहीं पढ़ी गई उसे अपठित पद्यांश कहते हैं, लेकिन आपकी कक्षा के अनुसार बेटा, ठीक है। आपने पहले कभी नहीं पढ़ी किसी दूसरी कक्षा की किताब, आप जहाँ पहुँचे हो उसके नीचे की नहीं, उसके ऊपर की कक्षाओं की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपने नहीं पढ़ी, तो वहाँ से भी आपको कोई पद्य पूछा जा सकता है। परिभाषा से बात करें तो अपठित पद्यांश में कविता का एक अंश देकर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित पद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा पर ध्यान देना अति आवश्यक है।
मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेगे उगेगे रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगाया। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए छुटपन में कवि ने क्या किया था? तो छुटपन में कवि ने छिपकर पैसे बोए थे। जब छोटे बच्चे होते हैं, मैं तो 1 रुपये बोऊंगा तो मुझे पेड़ बनेगा, बहुत सारे पैसे देंगे। उसके आधार पर इस कविता को लिया गया है। उसके आधार पर आपको यहाँ प्रश्न पूछे गए, साथ साथ में उत्तरों की भी चर्चा की है। कवि किस प्रकार सेठ बनना चाहता है? जब बचपन में पेड़ बोया तो पेड़ बड़ा होगा, पैसे वाला होगा, तो पैसों से प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार होगी, मधुर फसलें खनकेगी और कवि फल फूल कर मोटा सेठ बन जाएगा। कवि किस चीज़ के पेड़ उगाना चाहते हैं? तो कवि पैसों के प्यारे पेड़ उगाना चाहते हैं। तो कल्पना आधार, कवि की ये कल्पना शक्ति है कि जब मैं छोटा था ऐसी सोच रखता था, उसके आधार पर इस कविता की रचना की। पद्य में मिट्टी, धरती और फसल के लिए कौन से विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो फसल की एक कलदार और मधुर विशेषता शब्द का प्रयोग किया गया है। मिट्टी के लिए बंधिया यानी बंधिया और धरती के लिए बंजर और विशेषण का प्रयोग किया गया है। कुछ बात करें इसके आधार पर, पद्य के आधार पर, तो पद्यांश के द्वारा छात्रों को पठन क्षमता, अर्थग्रहण क्षमता, लेखन कौशल्य का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में ही खोजने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर काव्य की भाषा में न देकर अपनी सरल भाषा में देने चाहिए, जैसे कि मैंने आगे बताया आपको। यदि शीर्षक पूछा जाए तो पूरी कविता का भाव समझकर ही शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक छोटा होना चाहिए पूछा जाए तो। अभ्यास कार्य के आधार पर भी कुछ पंक्तियाँ दी है। अभ्यास कार्य अगर आपको मैं दूँ तो आप लिख सकते हो, वरना जब पद्य की बात आएगी तभी भी हम इसका अभ्यास कार्य कर सकते हैं। इसका अभ्यास कार्य करने की उतनी कोई आवश्यक अभी नहीं है। अभी हमें ध्यान देना है सिर्फ गद्य के आधार पर। तो गद्य की बात आपको समझ में आई होगी। जहाँ भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद बच्चों।